हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं न्यूट्रिशन के चैप्टर को समराइज़ करूंगा आपके लिए और आपको बताऊंगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। आज मैं वही करने जा रहा हूं। तो जो बच्चे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो वही लेक्चर्स देखेंगे, या ये भी उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसमें उनका रिवीजन होगा। लेकिन जो बच्चे सिंपल वे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बहुत ही कम पढ़ के टू द पॉइंट पढ़ेंगे, तो उनके लिए ये लेक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, ओके। सो लेट्स बिगिन। द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम सिंपल वे में लिखेंगे न्यूट्रिशन। अब क्या है ये न्यूट्रिशन? देखिए, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये खुराक हासिल करते हैं एनवायरनमेंट से, और फिर इस फूड से एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी ही नहीं, और भी एक चीज़ निकालते हैं, एनर्जी एंड मटेरियल अपने लिए। एनर्जी तो ज़िंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन मटेरियल भी लगेगी कहाँ पे, चाहे ग्रोथ करनी है, रिजनरेशन करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है, जहाँ पे नई चीज़ें बनानी है। अब ये खुराक जो हासिल करना, उससे एनर्जी और मटेरियल निकालना, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। लेकिन सवाल है, खुराक में ऐसा क्या है जिससे ये एनर्जी और मटेरियल निकलता है? खुराक के कंपोनेंट्स जिनसे ये निकलता है, दोज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या उन्हें कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सबको पता ही होगी। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स वगैरह वगैरह वगैरह। ये इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। उसी बेस पे न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। ब्रॉडली हम थ्री टाइप्स देखेंगे इसके। एक होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लिया कीजिएगा जब मैं पूरा पेज फिनिश करूँ पाज करके। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है जिसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और तीसरा है जिसे हम क्या कहते हैं? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, बहुत ही सिंपल है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप से खुद ही खुराक अपना बनाता है, तो इसमें सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ द फूड, खुद से बनाना। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें अपना खुराक खुद नहीं बनाया जाता है, इसमें खुराक ऑब्टेन करते हैं किससे? फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें फ्रॉम अदर्स। और मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यूग्लिना। ये प्रोटिस्टस में आता है। ये क्या दिखाते हैं? कभी कभी ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं और कभी कभी ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अगर होंगे तो आप जट से उसको बताएंगे दिस इज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, इसमें से भी अभी आपका क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपको। अभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं उनको? ऑटोट्रॉफ्स। जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। और जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाएंगे उनको क्या कहेंगे? मिक्सोट्रॉफ्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑटोट्रॉफ्स दुनिया में कौन है, हेटेरोट्रॉफ्स कौन है? चलो, मिक्सोट्रॉफ्स में आप खाली यूग्लिना याद रखेंगे और क्वेश्चन आपका वहीं से आता है। आपके वहाँ पे दिए होंगे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर बताया होगा कि बताइए ऑटोट्रॉफ कौन है, बताइए हेटेरोट्रॉफ कौन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। ओके, सो अब हम ये ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। अगर हम पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को लेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बता ही देता हूँ मैं थोड़ा, ये पता है आपको, इतना तो आपको पता ही होगी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स दिखाते हैं और हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स दिखाते हैं ना। इसको मैं आगे कुछ ऐड करूंगा, ठीक है। अभी पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। इसमें आपको पता है कि खुद से खुराक बनाना है ना। लेकिन खुराक बनाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और ये एनर्जी जो है ये ब्रॉडली टू टाइप्स की होती है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं खुराक बनाने के लिए, कुछ केमिकल एनर्जी यूज करते हैं। तो इसी बेस पे ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये टू टाइप्स का है। क्या है? एक है जिसमें लाइट को इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिसमें केमिकल एनर्जी यूज हो उसे हम क्या कहेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
अब फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्रोसेस कौन इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से, किस प्रोसेस से ये खुराक अपना बनाते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और अपोजिट में जो प्रोसेस यूज होती है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, उसे क्या कहेंगे? यू कैन टेल इट कीमोसिंथेसिस। देखिए सिंथेसिस हो रहा है लेकिन केमिकल एनर्जी के साथ, दैट इज कीमोसिंथेसिस। नाउ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, दोज आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहेंगे उनको? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और जो केमिकल एनर्जी दिखाते हैं, दे आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा? देखिए अब कहाँ से आता है आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक मिनट। वो ये आता है कि बताइए, आपके वहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिए होंगे, बताएंगे कि बताइए इसमें से कौन है फोटो ऑटोट्रॉफ या कीमो ऑटोट्रॉफ। देखिए फोटो ऑटोट्रॉफ होने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि लाइट को यूटिलाइजेबल बनाना चाहिए, लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है फूड की, और उसके लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लोरोफिल या बाकी भी पिगमेंट्स होते हैं, वो उन लेक्चर्स में देखेंगे आप, लेकिन सिंपल में क्लोरोफिल याद रखेंगे, ये ज़रूरी है। अब ये किस किस में पाया जाता है, ये क्लोरोफिल कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? देखिए आपने ग्रीन प्लांट्स तो आपको पता ही है, प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, उनमें तो पाया ही जाएगा ये, है ना। आपके एल्गे जो होते हैं उनमें भी, ठीक है। इसी तरह से आपकी कुछ सम बैक्टीरिया उनको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ओके। जिसमें आप वहाँ पे एग्जाम्पल दी होगी, वहाँ पे ऑप्शन होगा ब्लू ग्रीन एल्गे, या जिसे हम सायनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें ये दिया होगा वहाँ पे, ओके। ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया, ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो मैंने कहा। और कुछ प्रोटिस्ट्स भी होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, वहाँ पे ऑप्शन में इनमें से कोई एक दिया होगा और बाकी हेटेरोट्रॉप्स या कीमो ऑटोट्रॉप्स दिए होंगे, तो आपको उसमें सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि कीमोसिंथेसिस कौन करते हैं या कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन दिखाते हैं, इसमें दो एग्जाम्पल ही आप याद रखिए, आयरन बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। आयरन या सल्फर की कहीं जिक्र हो तो आप कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में उसको सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अब मैं इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो फोटोसिंथेसिस है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो अब हम उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है। देखिए, लेकिन इसमें आपको पता है कि बहुत ही कम पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस डिटेल्स नहीं होंगे, ओके। फोटोसिंथेसिस बड़ा क्रैक्स होगा इसमें, जो आपको पढ़ा है मैंने उसका मतलब 10% होगा उसका, मतलब उसको समराइज करके है ये। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो हमको पता है कि ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है, ऐसा ही क्वेश्चन कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है? लीफ में। लीफ में जो सेल्स होती हैं जिनमें ये फोटोसिंथेसिस होता है, दोज आर कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे ये एक्चुअल फोटोसिंथेसिस होता है, दोज आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स। दोज आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स। एंड क्लोरोप्लास्ट को इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ खुराक बनाया जाता है। सो दीज आर कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। याद रखिएगा, किचन ऑफ द सेल। अब ये पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो लीफ लगाएंगे आप। उसके बाद आएगा कि बताइए ये एक्चुअल फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ऑकर करता है? इन द क्लोरोप्लास्ट्स। और इस क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा? मैंने आपको कहा ना कि लाइट एनर्जी को यूटिलाइजेबल बनाना है थ्रू क्लोरोफिल, ये ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल या बाकी जो भी एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं, आपको क्लोरोफिल याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे ही ये एक्चुअल फोटोसिंथेसिस होती है, क्लियर है। अब देखिए प्रोसेस होती क्या है इसमें, हाउ डज दिस फोटोसिंथेसिस ऑकर इन दिस। होता क्या इसमें, मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐसे दिखाते हैं प्लस वाटर गिव्स अस ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या है? देखिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, C6H12O6। एग्जाम में सीधे डालेंगे कि बताइए ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब यही तो होता है इसमें फोटोसिंथेसिस में, कि आपके लिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या है। रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बताइए प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज।
और क्वेश्चन आता है बताइए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। जो मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट इज दिस ऑक्सीजन, याद रखिएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को यहां क्या होता है, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, इसी से ग्लूकोज बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए कार्बन इधर भी है इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है इधर भी है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया गया है। हाइड्रोजन जो इसमें ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करने को मैंने बताया आपको, उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, केमिस्ट्री में से रिडक्शन कहते हैं, रिड्यूस किया जाता है इनटू ग्लूकोज। लेकिन हाइड्रोजन मिलता कहाँ से है, इस वाटर को ब्रेक डाउन करने से। इस वाटर को जब तोड़ते हैं, लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो उससे यह हाइड्रोजन जो निकलता है वही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देता है, उसको फिक्स करने में यूज होता है। अब वाटर के ब्रेकडाउन से ये ऑक्सीजन भी निकला, ये ऑक्सीजन जो है ये रिलीज करते हैं प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब यहां पे क्या ये एक स्टेप में होता है, नहीं, ये 2 स्टेप्स में होते हैं। ये सारे जो स्टेप्स यहाँ पे होंगे, क्या क्या होगा, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करना और वाटर को भी ब्रेक डाउन करना है, ये 2 स्टेप्स में होता है। और 2 स्टेप्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो क्या क्या है, एक है जिसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। फर्क क्या है इसमें और क्या होता है इसमें, देखिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। देखिए एक्चुअल जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, एक्चुअल जो ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं किसमें, ग्लूकोज में। ये एक्चुअली किस में होता है, डार्क रिएक्शन में। लेकिन ये करने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन ऐड करना है, और ये प्रोसेस होने के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में मिलनी चाहिए, एटीपी की फॉर्म में, है ना। तो एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट यहां पे बनेगा, लेकिन इसके लिए जो प्रिपरेशंस होंगी वो लाइट रिएक्शन में होंगी। एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट, एक्चुअल ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड इन डार्क रिएक्शन, बट द प्रिपरेशंस फॉर दिस आर डन इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए वाटर का ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन निकालने के लिए जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और इससे जो ये हाइड्रोजन निकला इसको भी यूटिलाइज करना है, और ऑक्सीजन को इन द फॉर्म ऑफ O2 गैस रिलीज करना है। तो लाइट रिएक्शन में ही हमारा ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरा, इस हाइड्रोजन को इस पे तो लाना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यूज़ करना है इसे, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है NADP पे, टू फॉर्म NADPH, ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और इसके साथ साथ हमें पता है कि ATP भी आगे चाहिए, ATP भी इसी में बनता है। तो प्रिपरेशंस हो रही हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, दोनों चीज़ें बन रही है। एक हाइड्रोजन भी ऐड किया जाता है एक NADP पे, ताकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड पे आगे ऐड करें, और एनर्जी भी इन द फॉर्म ऑफ ATP सिंथेसाइज की जाती है यहाँ पे ताकि डार्क रिएक्शन में हम ग्लूकोज बनाएं। तो दीज आर कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर, याद नहीं रखना है, सिंपल में ये 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं फिर यहाँ पे डार्क रिएक्शन में। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है हमें समझ आ गया कि फोटोसिंथेसिस ऐसे होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जो ये रॉ मटेरियल होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा क्या है इसमें, वाटर। ये कहाँ से मिलते हैं, देखिए अगर ये प्लांट है ठीक है, ये एक प्लांट है, हमें पता है कि इसकी जो लीफ है इसी में ये फोटोसिंथेसिस होना है, ठीक है। अब लीफ में ही ये फोटोसिंथेसिस होना है, तो लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, वेयर फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड विल कम, द कार्बन डाइऑक्साइड विल कम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड एंटर इनटू द लीव्स थ्रू पोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, अब सबको पता होगी, स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो जाता है, समझ आ रहा है। अब दूसरी ओर ये वाटर है, ये कहाँ से मिलता है, आपको पता है ये रूट से मिलता है, ये वाटर रूट से मिलता है, लेकिन वाटर रूट से मिलता है, लेकिन इस प्लांट के अंदर ये वाटर लीव्स तक कैसे पहुंचता है, थ्रू सम ट्यूब्स। उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड जाइलम। क्या उन्हें कहते हैं, जाइलम। तो जाइलम क्या है, वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्स। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि वाटर कंडक्शन किस तरीके से हो जाता है, किन ट्यूब्स के जरिए प्लांट में हो जाता है, दैट इज जाइलम, ठीक है।
एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे पोटेशियम, सल्फर वगैरह वगैरह, जो प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते हैं, ये भी यहीं से मिक्स में वाटर के साथ ऊपर चढ़ते हैं। ये जो वाटर और मिनरल्स का मिक्स होता है ना, इसे हम सैप कहते हैं, सैप। और इसका ऊपर चढ़ना थ्रू जाइलम, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप। सवाल ये आता है, बताइए एसेंट ऑफ सैप किसके थ्रू होता है? दैट ऑकर्स थ्रू जाइलम, दैट ऑकर्स थ्रू जाइलम। और यहां पे एक क्वेश्चन ये डालते हैं कभी कि हाँ बताइए एसेंट ऑफ सैप किस तरीके से होता है। देखिए क्या रीजन होता है, क्या प्रोसेस होती है एसेंट ऑफ सैप करने के लिए। इसके लिए काफी सारी थ्योरीज हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, पढ़नी नहीं है लेकिन आपको खाली याद रखनी है। दैट इज ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन पुल, पुल एंड कोहिजन टेंशन थ्योरी। काफी सारी थ्योरीज हैं इसके लिए। ये वाली जो है, जो कि डिक्सन एंड जॉली ने दी है, डिक्सन एंड जॉली, इन दोनों ने दी है ये। अब यही वो थ्योरी है जो मोस्ट एक्सेप्टेड है किसके लिए, कि वाटर ऊपर मिनरल्स के साथ ये सैप कैसे ऊपर चढ़ता है, एसेंट ऑफ सैप के लिए। समझ आ रहा है? ये क्लियर है? और इसमें क्या है एक्चुअली मैं बताऊंगा एक सेकंड में, कि यहां से आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं, जो इनका एक्सेस वाटर होता है, ये वो लॉस करते हैं थ्रू स्टोमेटा। ये भी आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आ सकता है। एक्सेस लॉस, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के जरिए जो वाटर होता है वो लीव से लॉस करते हैं प्लांट्स। यही ट्रांसपायरेशन जो है, ये देखिए, ये जाइलम जो है ना, ये कंटिन्यूटी हर जगह पे होती है इस जाइलम की, टहनियों में भी होती है। ये जो पानी को ऊपर जो इवापोरेट होता है, लॉस होता है ऊपर से पानी जब धूप होती है, तो यहाँ से एक सक्शन होता है, इस पानी को खींचा जाता है ऊपर के लिए, जो नीचे से ये पानी है इसको खींचा जाता है। किससे? इस ट्रांसपायरेशन की वजह से। मैं डीप नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ। ट्रांसपायरेशन से पुल एक होता है, वही पुल इस पानी और मिनरल के सैप को, इस सैप को ऊपर खींचता है। और पानी जो होता है इस सारी जाइलम की चैनल में, वो पानी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक रस्सी की तरह होते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अटैच, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, ये एक रस्सी की तरह होती है। रस्सी को ऊपर से खींचते हैं, ट्रांसपायरेशन, पुल, वाटर इवापोरेट हो गया, पुल हो गया, तो इस सारी रस्सी को ऊपर खींचेंगे। ये रस्सी कंटिन्यू होती है और सारे इस रूट के थ्रू ये सारे पानी को ऊपर ले जाती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। सो दिस इज अबाउट दिस। अब यहाँ पे जो खुराक बना, देखिए ये प्लांट है हमारा, ऊपर हमें पता है कि हमने खुराक बना दिया, लेकिन खुराक को हमें लीव में ही तो नहीं रखना है, इसको बाकी जगहों पे लेना है। बाकी जगहों पे ये लिया जाता है थ्रू ट्यूब, and that tube is called food conducting tube, that is called phloem. एक मिनट, that is called phloem। और याद रखेंगे आप यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, देखिए सिंथेसिस क्या होता है इसमें, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो होता है फ्लोएम में, किस फॉर्म में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है? देखिए ग्लूकोज को एज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, इसको सक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो सक्रोज की फॉर्म में फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट जगहों पे, चाहे फ्रूट में लेना हो, लीव्स में लेने हो, टहनियों में लेना हो, कहीं कहीं पे स्टेम में, हर जगह पे। तो सक्रोज की फॉर्म है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सक्रोज। और स्टोर अगर करना है इस ग्लूकोज को, स्टोर ये किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, यू शुड रिमेंबर इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है ये? सक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज मैंने पढ़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है, सक्रोज है डाइसैकेराइड, दिस इज मोनोसैकेराइड, दिस इज पॉलीसैकेराइड। बस इतना याद रखना है आपको, इसके अलावा आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्लांट में। अब प्लांट्स जो है ना, देखिए प्लांट्स में मैंने कहा कि यहां से ये वाटर भी लेते हैं और कुछ मिनरल्स भी लेते हैं। ये मिनरल्स इन्हें किस काम के लिए लगेंगे? देखिए अपनी जो एक्टिविटीज हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स लगते हैं इनमें। ठीक है, तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो इनमें मिनरल्स लगेंगे, ये मिनरल्स, इनको, इन मिनरल्स को हम, या इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स। और ये एसेंशियल एलिमेंट्स कितने होते हैं प्लांट में, जो इनकी
नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये 17 नंबर होते हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसमें से कुछ मिनरल्स या एलिमेंट्स लार्ज क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती हैं, मैं लिख भी दूं लेकिन याद नहीं रखना, 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट, और कुछ कम क्वांटिटी में नीड होते हैं जो कि अबाउट 0.1 मिलीग्राम पर केजी पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट यूज़ होते हैं, नीड होती हैं जिनकी। तो इन्हीं 17 एलिमेंट्स को इस तरीके से हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जिनको हम मैक्रो वाले होते हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनकी नीड ज़्यादा होती है, मैक्रो या मेजर। और जिनकी कम होती है उनको हम कहते हैं माइक्रो, या कहते हैं माइनर, या कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। इतना क्लियर है? अब यही चीज़ें हमें समझनी है कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा। आपको वहाँ पे कुछ मिनरल्स दिए होंगे, कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, उसमें से बताइए मैक्रो कौन है और माइक्रो कौन है। ये याद करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ CHONP, चॉम्प, किस का मग। चॉम्प किसका मग, दीज आर मैक्रो और मेजर एलिमेंट्स। इस साइड में माइक्रो के लिए एक कश्मीरी फार्मूला है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये वाले याद कर दिए, वहाँ पे इसके अलावा कोई मिनरल देंगे या कोई एलिमेंट लिखेंगे वहाँ पे, तो आप सीधे कह सकते हैं दैट इज़ माइक्रो। फिर भी मैं बताता हूँ, फिर फिर ज़र, मोर, मन, बटन, काल, कुलिस, निश। आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, बोरान, क्लोरीन, कॉपर, निकल। लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, वो कश्मीर के जो हैं उनको समझ आएगी वो फार्मूला, वो जो मैंने ट्रिक बनाई, ये वाला आप सब याद रखेंगे। चॉम्प किसका मग, C फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दीज आर एसेंशियल और दीज आर मैक्रो और मेजर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स। और इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जो कि NPK होते हैं। आपको पता है ये हमारी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, उनमें ये होता है पोटाश खाद वगैरह वगैरह जो हम बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे, ये जरूरी है ये मिनरल्स। अब यहाँ पे इनकी डिफिशिएंसी अगर होगी तो उससे कुछ सिम्टम्स होते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इससे जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा मैं बताऊंगा, हो सकता है पूछ सकते हैं। अगर वहां पे दिया होगा क्लोरोसिस, एक सिम्टम दिखता है इनमें प्लांट्स में, क्लोरोसिस। वो क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या बनता ही नहीं, इसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। तो अगर क्लोरोफिल याद रखेंगे आपके, क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है प्लांट्स के लीव्स को या स्टेम्स को, जहाँ पे भी क्लोरोफिल पाया जाता है, स्पेशली लीव्स में होता है ना ग्रीन कलर ऑफ लीव्स बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। अब अगर क्लोरोफिल नहीं बनता है या ये डिजेनरेट हो जाता है तो वहाँ पे येलोनिश आती थी, येलोविंग हो जाती है। ये जो येलोइंग हो जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल या डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल इन दैट एरिया, तो इसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। क्या कहते हैं? क्लोरोसिस। ये किन की डेफिशिएंसी से होता है याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर नॉलेज। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर, ठीक है? और दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस होगी टिश्यू डेथ या सेल्स की डेथ हो जाती है, डेथ, ठीक है? डेड हो जाती हैं सेल्स। अब ये नेक्रोसिस जो होता है एक्सपेशली ये लीव्स में हो जाता है, या किन की डेफिशिएंसी से? कैल्शियम आएगा इसमें, मैग्नीशियम आएगा इसमें, मैंगनीज आएगा इसमें, क्लोरीन आएगा इसमें। मैं इनकी भी फार्मूला दे सकता हूँ, ये जो ये ना, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। हो सकता है वहाँ पूछेंगे ये येलोविंग जो हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोसिस। अगर डेथ हो जाती है टिश्यू की उसे क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। इसलिए मैंने ये कहाँ पे लिखा है, नहीं तो मैं ये नहीं पढ़ाता। ओके, मुझे शक होता है कि कभी पूछते हैं ऐसे। और इसी तरह से एक और है जिसे हम कहते हैं डायबैक। देखिए इसमें शूट एपिकल मेरिस्टम जो है ना, उसकी डेथ हो जाती है। अगर हम प्लांट को लेंगे, ये सपोज उसके रूट्स हैं, ठीक है, ये शूट है, शूट का जो ऊपर वाला टिप होता है इसी को शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे जो रूट का टिप्स होते हैं, रूट के टिप्स होते हैं, इनको रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। जो टिप पे होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होती है, डिवीजन ज़्यादा होता है वगैरह।
तो यहाँ की डेथ अगर हो जाती है दैट इज कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टम की डेथ हो जाती है, ये रूट है ऊपर शूट है, दैट इज कॉल्ड डायबैक। और ये जनरली किसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। और यहाँ पे एक और डिसऑर्डर कभी देते हैं दैट इज कॉल्ड लिटिल लीफ, और ये कई बार आए हैं ये वाले लिटिल लीफ डिजीज। लिटिल लीफ डिजीज जो है ना, दिस ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, मुझे लगता है कि इजीली पूछते हैं कभी। एक और मैं बता देता हूं, ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, दैट इज विपटेल। विपटेल, विपटेल विपटेल क्या है? अगर ये लीफ है, ठीक है, ये जो लीफ की नीचे छोटी टहनी लाइक होती है उसे हम कहते हैं पीटियोल, और ये जो है दिस इज कॉल्ड लैमिना लीफ, और इसमें जो ये बीच में होती है लाइन उसे हम क्या कहते हैं? ये देखिए ये वेन्स वगैरह हैं, ये बीच वाली लाइन इसे हम कहते हैं मिडरिब। विपटेल में क्या होता है कि ये मिडरिब ऐसे ही ठीक रहती है, ये डिजनरेट नहीं होती है, और यहाँ पे पीटियोल भी ऐसे ही रहता है, तो प्लांट ऐसे दिखने लगता है, ये लीफ ऐसे दिखने लगता है क्योंकि लैमिना डिजनरेट हो जाता है, ठीक है, लैमिना डिजनरेट हो जाता है, दिस इज विपटेल। और ये जनरली हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम, एमओ मोलिब्डेनम। ओके, दैट इज ऑल अबाउट दिस। नाउ एक चीज है कि थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि इससे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट्स में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिनरल है, इसकी नीड बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही नेसेसरी, इट इज़ वन ऑफ द मेजर। मैंने आपको कहा NPK, ये खाद हम डालते हैं, नाइट्रोजन इसमें बहुत ही ज़रूरी है प्लांट में। ये नाइट्रोजन जो प्लांट्स में होता है, ये प्लांट्स कहाँ से एक्वायर करते हैं? देखिए एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, दैट नाइट्रोजन इज अबाउट 78%, तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ N2 यूज़ नहीं कर पाते हैं, इट इज़ नॉट यूटिलाइजेबल। तो इस नाइट्रोजन को यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एंड यूटिलाइजेबल फॉर्म क्या क्या है प्लांट्स के लिए? NH3, ठीक है, NO2 एंड NO3, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव दिखाएंगे। NH3 या NH4 पॉजिटिव बी से कभी दिखते हैं, H पॉजिटिव इसके साथ ऐड किया तो NH4 पॉजिटिव, ठीक है। एक ये फॉर्म होती है, एक ये फॉर्म होती है, एक ये फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड अमोनिया या अमोनियम फॉर्म, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट नाइट्राइट फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट फॉर्म। और सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स जो अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं दैट इज दिस नाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट, यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट। ये तीनों फॉर्म वो यूटिलाइजेबल करते हैं, ज़्यादा ये नाइट्रेट करते हैं, उसके बाद NO2 नाइट्राइट, एंड उसके बाद ये NH4 पॉजिटिव अमोनियम फॉर्म में प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। तो नाइट्रोजन को यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, एक मिनट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं इसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन इसे कहते हैं। और ये डिफरेंट तरीकों से होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक किस्म की नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है, उस नाइट्रोजन फिक्सेशन को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करना है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? जो अनयूटिलाइजेबल फॉर्म है प्लांट्स के लिए N2, उसको कन्वर्ट करना है इनटू यूटिलाइजेबल फॉर्म, एंड यूटिलाइजेबल फॉर्म कौन सी है? ये फॉर्म, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपके एग्जाम में क्या आएगा? वहां पे आएगा राइजोबियम बैक्टीरिया, बस राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि रूट नोड्यूल्स में होता है। किन के रूट नोड्यूल्स में? लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे दाल हमारी हो गई, हमारे मटर के पौधे हो गए, ठीक है। यहाँ पे इनके रूट्स में गांठ जैसी बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं नोड्यूल्स। क्या कहते हैं? नोड्यूल्स। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये इन्हीं रूट नोड्यूल्स में रहता है। ये क्या करता है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया, RHI, एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा ये यहाँ पे आई है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करता है? ये यहाँ पे N2 को NH3 में कन्वर्ट करता है, दैट मीन्स ये इसको यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
ताकि ये प्लांट जो है ये यूज करे फिर आगे जाके नाइट्रोजन को। तो ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है, और प्लांट इंटर्न क्या करता है, जो खुराक बनाता है, बोलता है बेटा तुम फाका कशी मत करो, मैं तुम्हें खुराक देता हूं, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करता हूं। तो ये प्लांट इस राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए क्या करेगा, इस राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए ये खुराक बनाएगा और वो राइजोबियम बैक्टीरिया को देगा, और राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए स्पेस है यहाँ पे रहने के लिए। इतना क्लियर है? वेरी गुड। ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? इन गांठों में, इन रूट नोड्यूल्स में। तो राइजोबियम बैक्टीरिया और इसके दरमियान एक एसोसिएशन है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन कि इसमें दोनों को फायदा होता है, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन दोनों को इसमें फायदा होता है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। देखिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इसके पास एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनेस एंजाइम। बस ये याद रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि प्लांट न्यूट्रिशन में थोड़ी चीजें रही हैं वो मैं आज करा रहा हूं आपको, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस। इतना याद रखें। अमोनिफिकेशन क्या है, डिनाइट्रिफिकेशन क्या, वो आपको नहीं आएगा और मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहां पे नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है कि दूसरों से खुराक को हासिल करना है। अब तरीके इसके ब्रॉडली अगर हम प्लांट्स के भी लेंगे, ब्रॉडली मैंने 3 दिखाए थे, प्लांट्स के फिर हम 5 टाइप के तरीके दिखाएंगे, 5 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक है जिसे हम कहते हैं, आप सबको पता है, दैट्स कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा है जिसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे सैप्रोफाइटिक भी कहते हैं या सैप्रोजोइक भी कहते हैं। और तीसरा है जिसे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। चौथा है जिसे हम सिम्बायोटिक कहते हैं। अभी तक 3 ही थे, लेकिन प्लांट्स का भी अगर मैं इसमें दिखाऊं, क्योंकि मैंने आपको दिखाना है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स भी होते हैं कुछ, है ना, मैंने आपको बताया कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। देखिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको किन में मिलेगा, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, चलो अब आपको समझ आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब में मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, ठीक है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। और लास्ट वाला दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कि प्लांट्स इंसेक्ट्स भी खाते हैं, ठीक है। कैसे? बड़े ब्यूटीफुल तरीके से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर आप वो वीडियोस देखिएगा, उस पर जब मैं बताऊंगा किसी इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आप हैरान हो जाओगे कि क्या अल्लाह ताला ने क्या तरीका दिया इनको इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का। अब देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन और मिट गया। अब यहाँ पे चलो होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एक साथ हम देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है, कंज्यूम करता है, फिर अपनी बॉडी में इनसाइड बॉडी इसको डाइजेस्ट करता है, इनसाइड बॉडी से डाइजेस्ट करता है, चाहे सेल्स के अंदर डाइजेस्ट करे या फूड कैविटी जो होती है हमारी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें डाइजेस्ट करे। तो कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट कहाँ पे किया जाता है? कॉम्प्लेक्स फूड को इनसाइड द बॉडी, इसको खाया जाता है, इंटरनलाइज किया जाता है, ठीक है। लेकिन सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लिया जाता है, ये या तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होगा, जैसे किस में होता है ऑलरेडी डाइजेस्टेड या सिंप्लीफाइड फूड होगा एनवायरनमेंट में। जैसे आपने सुना होगा डेड एंड डिकेड मैटर जो होता है दैट इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया एक्ट किए हैं या फंजे एक्ट किए हैं कि उसको सिंपल बनाया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाया। तो इसको डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है या किसी सकिंग अपैरेटस थ्रू सक किया जाता है बॉडी में। तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड, बाहर ही डाइजेस्टेड होता है ये। और कभी कभी अगर ये डेड एंड डिकेड नहीं है तो बाहर कोई खुराक है, ये फूड है, ठीक है, इस पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये इस पे एंजाइम्स बाहर ही डालेगा खुद से ही। ये बैक्टीरिया पे नहीं डिपेंड करेगा कि आप पहले डाइजेस्ट करके दे दो, नहीं, खुद ही चलो मैं ही डाल देता हूँ कुछ एंजाइम्स इस पे, फिर जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर मैं इसे एब्जॉर्ब करूंगा या सक करूंगा, ठीक है। दिस इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये दो। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको किन में मिलेगा? आपको पता है एनिमल्स में होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, कुछ बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट्स में भी होता है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे अमोबा में भी
होलोजिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे मैंने डिटेल्स पढ़ाई हैं उसमें। ओके, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? देखिए आपकी जो फंजे होती ना, फंजे उसमें होता है। फंजे आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं, ये मतलब इनसे सड़ रहा जो भी मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसको डिकम्पोज करते हैं। दीज आर फंजे। ओके, फंजे। या यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो भी सेप्रोट्रॉफ्स हैं। फंजे में आपके वहाँ पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको वहाँ पे ऐसे लिखोगा मशरूम्स, मोल्ड्स एंड यीस्ट्स, ये तीनों फंजे में आते हैं। शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। या वहां पे दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उनमें इनमें से एक एग्जांपल होगी। ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, मशरूम्स, मोल्ड्स एंड यीस्ट्स। ओके, ये रिमेंबर कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं होस्ट, इसी पे छोटा ऑर्गेनिज्म अपना सारा न्यूट्रिशन हासिल करता है। ये छोटा ऑर्गेनिज्म या इसकी बॉडी पे होगा, दैट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट ऊपर से, या तो बॉडी के अंदर रहेगा, दैट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। ये छोटा ऑर्गेनिज्म जिसे हम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, दिस इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये एक एसोसिएशन है बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, जिसमें पैरासाइट को बेनिफिट होता है, इस पर पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन होस्ट को नुकसान पहुंचता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे आपके ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं पैरासाइट्स, और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। अगर आपको एस्कैरिस की बात करूं मैं, एस्कैरिस जैसे आम मरंच जो हमारे पेट में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, एस्कैरिस होता है। टैपवर्म ये भी पैरासाइट है, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। लाइस जो हमारी बालों में नहीं है आजकल, मैंने कहा पुराने ज़माने में होते थे, लाइस हैं। ये सारे जो हैं दीज आर एक्टोपैरासाइट्स। समझ आ रहा है? अगर लीच हम ले लेंगे, लीच जो कि ब्लड सक करती है, तो ये भी क्या है, एक्टोपैरासाइट, या जनरल में आप पैरासाइट कह सकते हैं। अब प्लांट्स की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। देखो आपको क्या आएगा, आपके एग्जाम में आएगा कुछ प्लांट्स हैं जो पैरासाइट्स हैं, जो कि ये एक प्लांट है जो कि ओरिजिनल प्लांट पे कोई दूसरा प्लांट ग्रो करता है। ये जो प्लांट है दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट। और याद रखिएगा इनमें मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हास्टोरिया। इन पैरासाइटिक प्लांट्स में जो ये पैरासाइटिक प्लांट ऊपर से है, हर किसी पैरासाइटिक प्लांट में रूट्स मॉडिफाई हो जाते हैं, किसके लिए, इस प्लांट से न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए, एंड दोज मॉडिफाइड रूट्स आर कॉल्ड हास्टोरिया। और जो ये पैरासाइटिक प्लांट्स हैं आपके एग्जाम में क्या आएगा कि ये या तो यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा है कि इस प्लांट में वाटर ऊपर कंडक्ट करने के लिए जाइलम है ना, जाइलम है, और फिर फूड को मूव करने के लिए फ्लोयम है। ये इनके रूट्स या तो जाइलम से न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, या तो फ्लोयम से, या तो दोनों से। तो ये हास्टोरिया, जाइलम और फ्लोयम पे अटैक करते हैं। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जो पैरासाइटिक हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है, कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, कसकटा जिसे अमरबेल भी कहते हैं, कॉमन नेम। नेक्स्ट इज मिस्टलटो, MISTLETOE, मिस्टलटो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डोडर, नेक्स्ट इज राइनंथस, THUS, ओके, राइनंथस। एंड लास्ट वन मैं बताऊंगा दैट इज, काफी है लेकिन मैंने जो लिखे इंपॉर्टेंट है, रेफ्लेशिया। और याद रखिए ये जो है ना, ये रेफ्लेशिया जो है, इस प्लांट के फ्लावर्स दुनिया में सबसे बड़े फ्लावर्स हैं, आदमी के साइज के होते हैं ये फ्लावर्स, लार्जेस्ट फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, बस ये याद रखेंगे आप पैरासाइटिज्म में, पैरासाइटिक प्लांट्स में। और अब लास्ट वाला जो है, नहीं लास्ट नहीं, दो है अभी। एक है सिम्बायोटिक, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था राइजोबियम के थ्रू। सिम्बायोटिक प्लांट्स या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं, रिलेशनशिप या न्यूट्रिशन भी कहेंगे। देखिए इसमें क्या है कि पैरासाइटिज्म में या पैरासाइट को फायदा होता है और होस्ट को नुकसान होता है। देखिए इसमें जो होता है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन में होते हैं, लेकिन दोनों को फायदा होता है, दोनों पे, एक पे भी पॉजिटिव इफेक्ट, दूसरे पे भी पॉजिटिव इफेक्ट। एक्चुअली उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, सिम्बायोसिस ब्रॉड टर्म, लेकिन आपके लिए यही याद रखना है। तो ये अब देखेंगे इसमें क्या होता है, ये कहाँ पे आपको इसमें याद क्या रखना है। आप किसको, इसमें 3 एग्जांपल्स याद रखनी है, राइजोबियम,
एंड लेग्यूम्स। ये एक एग्जांपल जो मैंने अभी सिखाई आपको, दूसरा है माइकोराइजा, एंड तीसरी है जिन्हें हम कहते हैं लाइकन्स। बस ये 3 एग्जांपल्स याद रखनी है। ये मैंने अभी सिखाया आपको कि राइजोबियम को खुराक मिलता है और उसको स्पेस मिलती है, लेकिन प्लांट को क्या मिलता है? नाइट्रोजन फिक्स्ड मिलता है। माइकोराइजा क्या होता है? जो कुछ प्लांट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन उनके रूट्स उतने लंबे नहीं होते हैं कि ये दूर दूर तक न्यूट्रिएंट्स हासिल करें और पानी हासिल करें। इसके लिए इनके साथ कुछ फंजे एसोसिएटेड होती हैं, जो फंगल हाइफे होते हैं, फंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ये दूर दूर तक पहुंचते हैं। इसके अपने रूट्स तो देखिए कहाँ तक है, बताइए मुझे। अपने रूट्स इसके यहाँ तक हैं, लेकिन फंजे कहाँ कहाँ से न्यूट्रिएंट्स को हासिल करती है? बहुत दूर से, और पानी को हासिल करती है, फिर इस प्लांट को देती है। तो प्लांट को ये ग्रो एंड डेवलप करने के लिए फंजे का होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे जब भी ज़रूरी है तो फंजे को क्या मिलता है? प्लांट खुराक बनाता है, वो फंजे को भी देता है, तो दोनों को यहाँ पे फ़ायदा होता है। दिस एसोसिएशन बिटवीन फंजे एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यहाँ पे जो होता है, दिस इज कॉल्ड अ माइकोराइजा। ये भी एक सिम्बायोटिक, इसमें भी दोनों को फ़ायदा होता है। लाइकन्स क्या होते हैं? देखिए, अगर ये रॉक है, आपको पता है कि रॉक पे सॉइल तो है ही नहीं, अगर इस पे प्लांट ग्रो करना है तो इजीली नहीं ग्रो कर पाएगा, इसलिए इस पे सिंपलेस्ट क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफस ग्रो करते हैं, जिनको हम कहते हैं अलगे। लेकिन अलगे खुद से नहीं ग्रो कर सकते। अलगे फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे सॉइल उतनी है ही नहीं कि यहाँ पे वाटर उतना एक्यूमुलेट होगा या उतने न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट होंगे, इसलिए इस अलगे के साथ फंजे एसोसिएटेड होती है। यहाँ पे क्या होती है? फंजे एसोसिएटेड होती है यहाँ पे, जो फंजे ऐसे जाके इस रॉक के हर जगह पे जाएगी, दूर दूर सरफेस पे जाएगी और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स हासिल करके इस अलगे को देगी, ताकि ये प्रॉपर न्यूट्रिशन इसको मिले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले और ये खुराक बना सके। फिर जब ये अलगे खुराक बनाएगी तो ये इस फंजे को भी देंगी, जो कि दूर दूर तक इसके साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो एसोसिएशन है बिटवीन फंजे एंड एल्गे, जिसमें दोनों को फायदा होता है, दैट इज कॉल्ड लाइकन्स। ये उस जगह पे इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे सॉइल ज्यादा नहीं होती है, तो ये भी याद रखना है आपको। बस इतना आप याद रखेंगे। अब लास्ट वाला जो इसमें है, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स भी खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन प्लांट्स में डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए। एक होता है पिक्चर प्लांट, उसमें देखिए इनमें सब में लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं टू कैप्चर द इंसेक्ट्स। देखिए पिक्चर प्लांट में ये पिक्चर शेप्ड होता है लीफ, इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट आके बैठ जाता है, वो इसके अंदर आ जाता है, ऊपर से लिड क्लोज की जाती है, तो इंसेक्ट को अंदर ही डाइजेशन के लिए एंजाइम्स डाले जाते हैं इस इंसेक्ट पे, और अंदर ही इसे डाइजेस्ट किया जाता है, फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके ये फिनिश हो जाता है ये, ठीक है। इसी तरह से और भी हैं, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन कौन से। एक है पिक्चर प्लांट, ये आप याद रखेंगे, पिक्चर प्लांट है, ये एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। ब्लैडर वोट्स हैं, ठीक है। सन ड्यू प्लांट है, इसी तरह से है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये 4 आप याद रखिएगा। इनमें एक्चुअली जो कलरेशन होती है लीव्स में वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट हो गए एक बार उस पे, वो वहाँ की ट्रैपिंग जो भी होगा स्ट्रक्चर उस पे बैठ गए, वो तो इंसेक्ट ट्रैप हो जाते हैं, फिर एंजाइम्स डाले जाते हैं और उनको कंज्यूम किया जाता है। बस इतना याद रखना है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। अब हम जो अगले लेक्चर में, एक और लेक्चर आएगा क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं था, जिसमें हम हॉलोजिक न्यूट्रिशन को ले लेंगे, जिसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेंगे, ह्यूमन डाइजेशन को, और उसके बाद उसी में न्यूट्रिएंट्स होंगे। और न्यूट्रिएंट्स में पर्टिकुलरली मैं वो तो पढ़ा है मैंने ऑलरेडी, उसमें थोड़ा सा मैं वाइटामिन्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा, वाइटामिन्स के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स होंगे, तो ये नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। ये अलग तरीका मैंने यूज़ किया था आज, पता नहीं कैसा हो गया लेक्चर, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। कोई भी क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा मुझे, ओके।